सारी चीजें मिल रही हैं, सारी चीजें लगा डालिए। लेकिन पर्सन अभी ऑलमोस्ट 34-35 के है, लेकिन सेटल नहीं हो पाए अब तक। अभी भी पढ़ाई में है, बिजनेस भी ड्रॉप कर दिया था उन्होंने, तो नेगेटिव इफेक्ट्स ही दिख रहे हैं फिलहाल तो। देखिए ना, 10th हाउस मंगल, नीच राशि, डेबिलिटेटेड है। डेबिलिएटेड मंगल इन 10th हाउस। 10th हाउस, अभी हाउस के बारे में पढ़ा नहीं है। करियर, 10th हाउस इज ऑल अबाउट करियर, अच्छा, है ना। तो एनर्जी लो है वहां पे, प्रॉब्लम देंगे मंगल जी हमारे। चलिए एक एक करके सन से स्टार्ट करिए। एरीज के सन है ना, जी। एग्जॉल्टेड सन, एग्जॉल्टेड सन है, या मेष में है। और तो क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो मेडिसिन्स तो मैंने कहा ही है, तो सन रिलेटेड है, एग्जॉल्टेड है तो मेडिसिन फील्ड में है, करेजियस है, वो तो नहीं है, नेम एंड फेम ओके ओके है, फादर की हेल्थ खराब रहती है, मिक्स, दोनों मिक्स आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? दर्शना जी बताएंगे क्यों मिक्स आ रहा है। अरे बताइए फटाफट, मिक्स परिणाम कैसे आ रहा है? सर एक बारी फिर से फिर बताइए, किधर है, मतलब कौन से घर में? रुकिए रुकिए रुकिए, अच्छा आपको कुंडली नहीं ध्यान है, आप ये कुंडली बना लीजिए। आपको ये कुंडली दिख रही है? नहीं नहीं दिख काम रही। करता हूँ, ग्रुप में बुला भेज लग दीजिए। रही कुंडली, ग्रुप पे भेज दीजिए, ग्रुप पे। हाँ मैं ही भेज दे रहा हूँ, जी। भेज दी मैंने। सन एंड मरकरी। जी सर, आपका क्वेश्चन क्या था? मिक्स क्यों आ रही है? मिक्स रिजल्ट क्यों आ रहे हैं सन के? सन का तो वो 7th हाउस नीच का ही हाउस होता है, इस कारण वो फादर रिलेटेड जो इशू है, इस कारण वो पूरा नहीं दे रहे हैं, अपना नेगेटिव फल भी इस कारण दे रहे हैं। और मरकरी तो फर्स्ट के साथ है, जो सन के ही है, तो सन फ्रेंड है, तो मरकरी के कुछ बेनिफिट्स भी जाएंगे, और क्योंकि सन नीच वाले अपने घर में है, तो वो अपना नेगेटिव भी दे रहे हैं। और सन एग्जॉल्टेड भी है। सन एक्सॉल्टेड भी है, बट हाउस तो नीच का है, तो मिक्स तो मिलेगा ही। मिक्स आ जाए। अच्छा, अभी स्पाउस के बारे में बात करेंगे जी। 7th हाउस, याद आया? जी। स्पाउस की डोमिनेंस बढ़ गई, स्पाउस की डोमिनेंस बढ़ेगी, यस, है ना, पावरफुल हो गया स्पाउस हमारा यहाँ पे। जी। ठीक है, अथॉरिटेटिव हो गए, जी। सारी चीजें स्पाउस को मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी 7th हाउस में जाकर के? जी। अभी कौशिक जी वेरीफाई करें। बट अभी तो कहाँ, क्योंकि शादी नहीं हुई जैसे। नहीं, इनकी शादी हो चुकी है। शादी अच्छा, हो गई। शादी हो चुकी है, और हाँ, स्पाउस इनकी वाइफ अथॉरिटेटिव है, टीचर है, करेजियस भी है, नेम एंड फेम ओके है। जी ठीक है। अब बात आ रही थी मरकरी की, एनिमी साइन में बैठे हुए हैं। यहां पे देखिए एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, जब ग्रह कंबस्ट हो जाता है, जब ग्रह कंबस्ट हो जाता है तो उसका असर, उसका रिजल्ट जो होता है वो डिपेंड कर जाता है सूर्य देव के ऊपर। तो अब सूर्य देव ही सारा फल देंगे बुध का। अब बुध का जितना भी फल है वो सूर्य देव के थ्रू आएगा। अब सूर्य देव क्योंकि उच्च राशि में बैठे हैं, तो वो सारा बुध का अच्छा फल देंगे, है ना। डिप्लोमेसी वाली बातें करेंगे। 7th हाउस सन डिप्लोमेट, है ना, मरकरी भी आ गया, तो अब माइंड क्या हो जाएगा? देखिए 7th हाउस बिजनेस हाउस,
मरकरी प्लैनेट ऑफ बिजनेस है ना, 7th हाउस में बैठा है। अब देखिए कि मरकरी का जो रिजल्ट है वो सन के थ्रू मिल रहा है। और अभी कौशिक जी ने क्या बताया, किस चीज का बिजनेस है? मेडिसिन में बिजनेस था लेकिन अभी क्लोज हो गया है। अभी आगे पढ़ाई कर रहे हैं मेडिसिन के लिए, शिफ्ट हो रहे हैं यूके। शिफ्ट हो रहे हैं यूके, शिफ्ट हो रहे हैं यूके सितंबर में जी। ठीक है, ये इनके लिए बेनिफिट है, वहां पे ग्रो कर जाएंगे। फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में ही है जी, फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में। हाँ, ही विल ग्रो। अच्छा, ये वो व्यक्ति तो नहीं है जिनके बारे में हस्त नक्षत्र में चंद्रमा, एक बार चेक करिए, चंद्रमा का नक्षत्र चेक करिए एक बार, हस्त नक्षत्र है क्या? कहाँ पे दिखेगा ये ग्रह स्थिति सब में चाहिए, स्क्रॉल करिए हॉरिजॉन्टली जी। ऐसे ग्रह स्थिति दिखेगी और फिर एक ऑप्शन आएगा ग्रह स्थिति सब, हिंदी में या इंग्लिश में आपका? इंग्लिश में। तो ऑल प्लैनेट, मतलब आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो आएगा, एक बार आपने शायद देखा भी था। एग्जैक्टली क्या आ रहा है अभी हम बता रहे हैं आपको। नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, पंचांग के अंदर दिख रहा है। हस्त नक्षत्र जी। तो हस्त नक्षत्र के बारे में क्या जानकारी करी थी हम लोगों ने? कि वो जो बोल दे हो जाता है, मतलब किसी को अगर आशीर्वाद दे दिए तो हाथ, हस्त हाथ, हाथ से। हाँ, हाथ से कोई गोल्डन टच होगा, हाँ, हीलिंग टच होगा, है ना, किसी को दवा दे दें, औषधि दे दें तो उसको सूट करेगी, फायदा कर जाएगी। हाँ, 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 गुड डॉक्टर्स, है ना, गुड सर्जन्स बनते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे हीलर्स बनते हैं। तो इनसे बोल दीजिए हीलिंग वीलिंग सीख लें, जी। एंड हीलिंग विल हेल्प हिम अ लॉट बिकॉज गुरु इज देयर विद द चंद्र, गज केसरी योग। ओके, इफ विल, मतलब आप ऐसे आपसे पूछे तभी बताइएगा, बिना पूछे मत बताइए। हाँ। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम इज मार्स, 10th हाउस डेविलिएटेड मार्स। ठीक है, अभी वो 7th हाउस का स्वामी है कि नहीं है? 7th हाउस इज व्हाट? बिजनेस। अभी बिजनेस बंद हुआ, अब दशा अंतरदशा की बात है, क्यों बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, लेकिन आपको चैलेंज दिख रहा है ना बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है वो डेबिलिएटेड है। उसका जो लॉर्ड है वो क्या हो गया? डेबिलिएटेड हो गया। मंगल विद मकर राशि, कर्क राशि, कर्क राशि सॉरी, है ना, मकर में उच्च के हो जाएंगे, लेकिन अपना प्रयास पूरा करते होंगे। हाँ। ऐसा कैसे, ये कैसे समझा जाएगा? ये कैसे समझा जाएगा? भाई मंगल नीच का है तो प्रयास व्यक्ति कैसे कर रहा है? एक्शन तो नहीं लेना चाहिए ना ऐसे व्यक्ति को, मंगल नीच का हो रहा है। मंगल नीच का पर 10th हाउस में है। अच्छा, 10th हाउस इज काल पुरुष की मकर राशि। अच्छा, हाँ, तो अभी यहाँ पे मंगल जो है, इनको अपने हाउस का स्ट्रेंथ मिल रहा है, 10th हाउस का, इसीलिए एफर्ट तो वो पूरा करेंगे, मेहनत तो करेंगे, ठीक है, लेकिन जो परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जी वैसा ही है। ठीक है, तो ये हमने कैसे समझा? मंगल से समझा। यहाँ पे अस्त वाली एक बात थी, तो उससे हमने समझा कि कैसे अस्त होने पर सूर्यदेव, और अस्त केवल सूर्यदेव ही करते हैं, ठीक है, और कोई ग्रह अस्त नहीं करता। कोई भी ग्रह सूर्यदेव के पास जब आता है तभी अस्त होता है। हर ग्रह की अलग अलग डिग्रीज हैं, कोई किसी डिग्री पे अस्त होता है, कोई किसी डिग्री पे अस्त होता है, मतलब एक रेंज, एक विंडो है, ठीक है। और जब ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सूर्यदेव देते हैं। उसका जो प्रभाव है, उसके जो कारकत्व हैं,
वो सूर्य देव से डिफाइन होने लगते हैं। अब वो प्लैनेट अपने आप को नहीं शो कर पाएगा, अब सब काम सूर्यदेव करेंगे। अगर सूर्यदेव चाहेंगे तो उस प्लैनेट का रिजल्ट देंगे, अगर सूर्यदेव नहीं चाहेंगे तो उस प्लैनेट का रिजल्ट नहीं देंगे। और वो कैसे पता चलता है? डिग्री से? वो डिग्री से। अच्छा। वो अस्त जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, अस्त वाली चीज, तब सारे प्लैनेट्स के हम आपको डिग्री लिखा देंगे। ठीक है। कि और वहां पे बन के भी आ ही जाता है ऐप में आजकल, जैसे एरो बन के आ रहा है मरकरी के ऊपर, एक छोटा सा एरो आपको दिख रहा होगा जी। तो अगर कोई और प्लैनेट होता तो उसके ऊपर भी एरो बन के आ जाता। ठीक है, जैसे मार्स के लिए डाउन का एरो बन के आ रहा है, वीनस के लिए अप का एरो बन के आ रहा है ना। वीनस एक्चुअली एक्सॉल्टेड है इस कुंडली के लिए 6th हाउस में। ये बड़ी मतलब विचित्र सी कुंडली है, ऑपोजिट ऑपोजिट। सूर्य उच्च के हैं तुला राशि में, मंगल नीच के हैं मकर राशि में, शुक्र उच्च के हैं छठे भाव में। छठा भाव उनका नीच का हो जाएगा, अपोजिट है ना 12th हाउस का, तो ये उनका नीच का हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ये बहुत ही डिप्लोमेटिक कुंडली है ना। ऐसा व्यक्ति को प्रेडिक्ट करना सरल काम नहीं है ना। ऐसी कुंडलियां जब आएंगी तो आपको बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी यही मकर 10th हाउस में होता, मतलब मकर राशि में होता 10th हाउस में, तो अब बोलते कि हाँ भाई धड़ल्ले से काम करो, डरने की कोई चिंता ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी पेचीदगी आ गई है इस कुंडली के अंदर। नाउ अगेन वन, चलिए एक चीज और भी दिखा दें आप लोगों को। शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि कहां पे पड़ रही है देखिए। सेकंड हाउस शनि सैटर्न SA सेकंड हाउस अच्छा थर्ड एक तो सेवेंथ हाउस में 7th हाउस पे पड़ रही है। प्रॉब्लम फॉर बिजनेस। ठीक है, शनि की दृष्टि का असर आपको पिछली कुंडली में भी दिखाया था जी, दिखाया था है ना। इस कुंडली में भी आपको देखने को मिल रहा है क्यों बिजनेस में लॉस हो रहा है ना। अब इनके लिए सबसे अच्छा यही है कि ये विदेश में जाकर के हीलिंग का काम शुरू कर दें। हीलिंग बेसिकली देखिए, करियर का हाउस 4th राशि का स्वामी बैठा है 12th हाउस में, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कहाँ बैठा है? 12th हाउस में बैठा हुआ है, हस्त नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में बैठा है। तो दिस इज वन वेरी गुड पॉइंट विद जुपिटर, अगेन विद जुपिटर, गज केसरी, प्रोमिनेंट योग है। ठीक है, और शुक्र की भी दृष्टि है, और शुक्र के 12वां भाव में जहां पे उच्च होते हैं उस वाले भाव में। तो अगेन गुरु मार्स एंड शुक्र ऑल आर सौम्य ग्रह। ठीक है, तीनों सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। ठीक है, 7th हाउस का जो बिजनेस है इनका सूर्य वाला, वो थोड़ा बहुत अप डाउन करेगा, क्योंकि उसका मालिक जो है स्वामी मंगल, वो अच्छी पावर में नहीं है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा पे अगर ध्यान देंगे, और अगर गुरु का सपोर्ट इनके पास ऑलरेडी है वहां पे, क्योंकि 12th हाउस नेचुरली गुरु की ही राशि है, मीन राशि, वो आगे बताएंगे। ठीक है, और शुभ उच्च के शुक्र की दृष्टि 7th हाउस की दृष्टि पड़ रही है शुक्र की। अगेन अ गुड सपोर्ट फ्रॉम शुक्र। शुक्र इज व्हाट आल्सो अ हीलर, शुक्राचार्य है ना। अब दो गुरुओं का सपोर्ट है चंद्रमा के पास, एक तो गुरु बृहस्पति का सपोर्ट है और दूसरे शुक्राचार्य जी शुक्र का सपोर्ट है। So this person if starts working with Chandrama, है ना, will have profits. Start working with Chandrama as in? क्या कह रहे हैं?
स्टार्ट वर्किंग विद चंद्रमा मतलब कैसे? हस्त नक्षत्र चंद्रमा, अच्छा हीलिंग। अच्छा, हीलिंग रिलेटेड। और इनसे बोल दीजिए कि एक बार रामेश्वरम की यात्रा पहले कर लें, अच्छा, विदेश जाने से पहले, जब पूछे तब। अभी तो कुलदेवी के यहाँ गए, उज्जैन गए हैं। ओके ठीक है, शंकर जी के पास पहुंच गए इसका मतलब, ठीक है, जी। गुड, उससे भी इनको लाभ ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा कुलदेवी उज्जैन में है क्या? कुलदेवी राजस्थान में है। राजस्थान में है। कौन सी देवी जी है? पढ़ाई माता, दुर्गा का ही रूप माना जाता है। बड़ाई माता मंदिर, ठीक। राजस्थान में कई सारी देवियां, देवी जी का मंदिर है। जी। गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। देखिए क्या है ना, मार्स डेजर्ट्स को भी शो करता है, तो वीर भूमि राजस्थान है ना, मंगल भूमि है, मंगल की भूमि है, तो इट विल हेल्प इन बैलेंसिंग द एनर्जी ऑफ मार्स। अच्छा। अभी मार्स को बैलेंस करेगा, उनका राजस्थान का यात्रा अगर वो करते हैं तो उनका मार्स जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट करेगा, है ना। एंड लुक हाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग। कर्क राशि चंद्रमा देवी जी से संबंधित है ना। हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, देवी जी वहां पे, लक्ष्मी जी और देवी जी जी। कर्क चंद्रमा के लिए, और मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसा देवी जी का स्थान जो कि राजस्थान में है। कैन यू कनेक्ट इट, मंगल एंड चंद्रमा। जी। ऐसा देवी जी का स्थान जो राजस्थान में है, मंगल के क्षेत्र में देवी जी स्थान, चंद्रमा एंड मंगल टुगेदर, ऐसे ही कुंडली चलती है। मतलब इतनी चीजें कनेक्ट होती है ना, आप बस लेयर बाय लेयर आप उसको खोलते चले जाइए। ठीक है, सन्स नहीं है क्या अभी, बेटे नहीं है क्या? एक बेटा है, 3-3.5 साल का। डिले हो गया क्या बेटे में? नहीं, इस 2020 दिसंबर में उनकी शादी हुई थी और 2023 में बच्चा हुआ, 2022। ठीक है, सैटर्न वाज सिटिंग देयर राइट, दैट इज व्हाई होगा तो बेटा ही, क्योंकि सैटर्न मैस्कुलिन एनर्जी है ना 5th हाउस में, दैट विल रिप्रेजेंट बॉय चाइल्ड, और कहीं से कोई फेमिनिन एनर्जी का वहां पे इफेक्ट आ नहीं रहा है। अगेन मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि है पंचम भाव पे, काउंट इट 8 फ्रॉम मार्स, मंगल से 8 गिनती गिनिए, मंगल को काउंट करते हुए, सैटर्न है ना, 5th हाउस पे आ रही है, तो मंगल का इफेक्ट अगेन अ मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, व्हाट इट कैन कॉज इज नीच का मंगल, अभी ये क्या, क्योंकि ये मेल की कुंडली है ना, मेल की कुंडली है ना, फीमेल की कुंडली नहीं है ना। मेल फीमेल की अगर होती तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बोल सकते थे कि इट कुड लीड ट्रबल्स टू द चाइल्ड बर्थ, कुड लीड टू एबॉर्शंस। ठीक है, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि प्रॉब्लम देती है अगर फीमेल कुंडली होती। अच्छा। ठीक है, मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पुत्रों को कष्ट या फिर मतलब इस तरीके का चीज घटना को अंजाम दे सकती है। ओके, चलिए अब एक और कुंडली जो आपने भेजी थी उसको भी देख लिया जाए। इस वाली का एनालिसिस हो गया ना, कुछ पूछना है? चलिए एक और कुंडली, अगेन मार्स इन 10th हाउस। ठीक है, जी। यहां पे देखिए मार्स अस्त हो गया है ना, एरो बना हुआ है ना उसके ऊपर,
जी, छोटा सा एक। कंबस्ट। अदरवाइज हम डिग्री भी देख सकते हैं, 24 डिग्री सन की है और 23 डिग्री मार्स की है, तो 1 डिग्री का फर्क है। अच्छा, जिसकी डिग्री कम होगी वो मतलब कंबस्ट। कंबस्ट सन कभी कंबस्ट नहीं होते, सन दूसरे प्लैनेट्स को कंबस्ट करते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा। तो दूसरे प्लैनेट जितनी डिग्री के पास रहेंगे हाँ, उतना कंबस्ट का इफेक्ट ज्यादा होगा। इतने अगर बड़े इस हैं ना सन, जी, अगर आप एक्चुअल साइज देखिए ना सन का, तो उसमें न जाने कितनी धरतियां समा जाएंगी। सारे ग्रह इकट्ठा करके रख दिए जाए सन के अंदर तो न जाने कितनी बार आ जाएंगे। सन का साइज बहुत बड़ा है, तो कोई भी अगर सन निकले हुए तो कोई तारा दिखता है क्या? दिन में कोई तारा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो सन जब सन के पास कोई पहुंच गया है तो फिर सारा रोल सन का है, कंबस्ट अगर प्लैनेट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा प्लैनेट अपना काम अपने आप से नहीं कर पाएगा, वो सन के अकॉर्डिंग काम करेगा। चलिए इसमें बताइए भाई, मरकरी और मार्स के बारे में। इसमें भी मून हमारे देखिए हस्त ये भी नक्षत्र में है बुध क्या? आदित्य योग हो गया तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाएगा। हाँ। अब देखिए शनि की राशि में है ना, कुंभ राशि में है बुध, तो शनि इज म्यूचुअल फ्रेंड। फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है। मरकरी, है ना। न्यूट्रल है ना शनि, तो शनि न्यूट्रल को फ्रेंड ही कंसिडर करेंगे। ना ना, बुध और शनि, क्या लिखा था आप लोगों ने? वो सब वो है मतलब म्यूचुअल है। सम सम सम, ओके शनि ठीक एंड जुपिटर है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मंगल मुझे जाना है। किसके लिए देख रहे हैं, मंगल के लिए कि बुध के लिए? मरकरी के लिए। बुध, बुध के लिए। और मंगल के लिए क्या लिखा था? मंगल के तो फ्रेंड है आई थिंक। कौन सा ना सन ना शनि। शनि न्यूट्रल है मंगल में, क्योंकि शनि की राशि में है ना, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि शनि की राशि। अच्छा। और इस समय शनि की राशि में मंगल और मरकरी दोनों बैठे हुए हैं, तो सम है। तो अब मरकरी का इफेक्ट बताइए क्या होगा? मरकरी का अच्छा ही इफेक्ट्स होगा, खराब नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हाँ न्यूट्रल साइन में बैठे हैं। हाँ प्लस अगर देखा जाए तो सन के साथ में भी है, मार्स के साथ में भी है, तो सन तो उनके फ्रेंड ही है, हाँ। ठीक है। और मार्स कंबस्ट है, तो मतलब सन की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होगा, बहुत कॉन्फिडेंस अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने करियर में एकदम उसको पता है कि क्या करना है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाला आदमी, एकदम मजे में रहने वाला आदमी। कैसे? सन 10th हाउस, अच्छा, है ना, मंगल 10th हाउस, नेचुरली एक्सॉल्टेड हो गया ना मंगल 10th हाउस। और सन और मंगल आपस में क्या है? सन और मंगल फ्रेंड है, राजा और सेनापति। और अगर देखें तो एक ही डिग्री का अंतर है, मतलब ये बहुत कम कुंडलियों में होता है, 1 डिग्री या उससे कम का अंतर। ऐसे में सन की प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तो अब इनके पिताजी के बारे में बताइए। पिताजी पहले यूपी में ही बिजनेस किया करते थे, अभी वो भी बैंगलोर शिफ्ट हो गए। अभी कुछ काम करते हैं नहीं, ठीक है, समझिए। ठीक है। अब इनके बारे में बताइए, सन के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे लीजिए एक साथ। तो करेजियस है, गठीला बदन है, और तो नहीं बता सकते, शादी हो चुकी है, रॉयल्टी भी नहीं बोल सकते। मर्क्यूरी के ज्यादा इफेक्ट्स दिख रहे हैं इनमें। वो सब सन ही, मतलब
मरकरी भी ठीक है, वो तो न्यूट्रल है। क्योंकि जैसे कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, और नंबर्स से बहुत अच्छे हैं, नंबर्स में। एंड ट्रेडिंग भी करते हैं, हालांकि ट्रेडिंग बहुत लॉस है उनका। वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। प्रॉफिट एंड लॉस। जी। ट्रेडिंग कर रहा है ना, बिजनेस 10th हाउस में, मतलब करियर वाले प्रोफेशन में मरकरी बैठा है, तो मरकरी अपना सारा चीजें दिखाएगा, सन अपनी सारी चीजें दिखाएंगे, मार्स की सारी चीजें सन ही दिखा देंगे। ठीक है, और बताइए। मेमोरी अच्छी है, मीडियम हाइट है, रेस्पॉन्सिव है, माइंडफुल है, रेडी आंसर रहता है। नंबर्स तो मैंने बोला, मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत अच्छा है। रीजनिंग अच्छी है, डिबेटिंग पावर भी अच्छी है। जी, तो ज्यादातर तो सारे मरकरी मैच हो रहे हैं पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव ही आ गया, जबकि शनि की राशि में सूर्य हैं, और शनि 10th हाउस में सन नेचुरली मतलब पावरफुल रहते हैं, उनकी हाउस की डोमिनेंस है। ठीक है, मंगल के कारण। मंगल के कारक एक्चुअली 10th हाउस क्या है, हमारे करियर का हाउस है, फेम का हाउस है, नेम का हाउस है, हमारे बेसिकली पद का हाउस है। तो पद, सबसे सर्वोच्च पद जो होता है वो राजा का ही होता है ना। जितनी पद प्रतिष्ठा जो है 10th हाउस से देखी जाती है, और 10th हाउस में जब सन जाते हैं तो वो नेचुरली अपनी बढ़िया पोजीशन में रहते हैं, यद्यपि वो शनि का ही हाउस है, मकर राशि है ना। लेकिन अगेन मकर राशि में सूर्य जाते हैं तो मकर संक्रांति है, बताया था कि नहीं बताया था, मकर संक्रांति वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो बहुत सन मतलब शत्रुता है शनि से, लेकिन अगेन वेरी कंफर्टेबल, वेरी डोमिनेटिव, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये उनका दिग्बल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। ये सारी स्ट्रेंथ हम आपको बाद में बताएंगे, बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है प्लैनेट्स की। तो 10th हाउस इज द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द सन, 10th हाउस इज द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द मार्स। सूर्य और मंगल 10th हाउस में प्रोमिनेंट ही होते हैं, और यहाँ पे वो दोनों ही बैठे हुए हैं। और वो तो करियर वाइज अच्छा होना चाहिए, करियर वाइज अच्छा होगा, करियर में कोई रुकावट नहीं आएगी। आज एक नौकरी छोड़ेंगे तो उनके हाथ में दूसरी नौकरी होगी ऑटोमेटिक, इतना मजबूत करियर है। क्यों? क्योंकि सन और मार्स 1 डिग्री पे हैं, केवल 1 डिग्री पे। जिस समय इनके सन की महादशा आएगी, है ना, मतलब उस समय इट इज गोइंग टू बी अ प्रोमिनेंट टाइम फॉर हिम। ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, स्थानांतरण होगा, प्लेसमेंट होगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी प्रोमिनेंट सिचुएशन में रहेंगे। अब देखना है कि सन की दशा इनको मिलती है अपने जीवन में कि नहीं मिलती है। मैंने देखा था शायद सन की दशा 2001-03 में महादशा तो बीत चुकी है, अभी गुरु महादशा में चल रहा है 2034 तक, उसके बाद शनि महादशा है। गुरु के बाद शनि आएगा, शनि के बाद बुध आएगा, तो सूर्य की कहाँ आएगी? सूर्य की तो पता नहीं कब आएगी, सूर्य की कैसे आएगी? नहीं आएगी इस जीवन में नहीं। तो यही हो जाता है खेल। सूर्य की तो आएगी, शनि आएगी, बुध आएगी, केतु आएगी, शुक्र आएगी, तब सूर्य की आएगी। अभी कब शुरू हुआ है गुरु इनका, मतलब 2034 तक चलेगा। हाँ, और उसके बाद 19 साल चलेगा शनि, 17 साल चलेगा बुध, और उसके बाद 7 साल केतु के, फिर 20 साल शुक्र चलेगा। कहाँ आएगी दशा?
यही होता है। एक तो कुंडली में योग मिलना, मतलब ग्रह सही से मिल जाए, ठीक है, और फिर अच्छी पोजीशन पे मिल जाए, अच्छे एस्पेक्ट मिल जाए, कंजंक्शन मिल जाए, और उस प्लैनेट की दशा मिल जाए। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, ठीक है, और जिनके साथ होता है वो राजा बने घूमते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, राजा बने घूमते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को कुछ नहीं करते हैं, आराम से घूम टहल रहे, मस्त जीवन चल रहा है। कुछ लोगों को देख रहे हैं कि सब कुछ है कुंडली में, दशा ही नहीं आ रही है। जिस ग्रह को अपना फल देना है उसकी दशा ही नहीं आ रही है। अब बेचारा संघर्ष चल रहा है जीवन में, है ना। अभी हालांकि उनकी गुरु की चल रही है दशा, तो गुरु कहाँ पे है भाई? 8th हाउस। ओ माय गॉड, थोड़ा प्रॉब्लम है। 9th हाउस में बैठे हैं हालांकि अपने ही घर में। क्या प्रॉब्लम है क्या इनको? कुछ लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है? नहीं, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है। स्टमक रिलेटेड, लिवर रिलेटेड इश्यूज? नहीं। ये जैसे आपने कहा, अगर मर्क्यूरी एक चीज देता है तो एक चीज बैलेंस आउट भी करता है। जैसे आपने मैथ्स टीचर का एग्जांपल दिया था, तो दिस पर्सन ही इज गुड विद कम्युनिकेशन एंड स्पीच, बट नंबर्स से भी अच्छे है। तो मैंने बोला यहाँ पे देखिए न्यूट्रल है, एक्सॉल्टेड नहीं है मर्क्यूरी। अच्छा, है ना। यहाँ पे सम राशि में न्यूट्रल साइन में है, तो बैलेंस करके चल रहा है। अच्छा, तो सारे गुण दिखाई देंगे। हाँ, तो बैलेंस्ड है न्यूट्रल वे में। जब कहीं पे बहुत एक्सट्रीम करते हैं ना, तब वो एक जगह से ले लेते हैं। देखिए, जब कोई चीज आप एक्सट्रीमली करने चले जाएंगे ना, तब कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जैसे आप अगर कल्पना करिए इंडिया के सिनेरियो में पॉलिटिक्स करना, तो आपको अपनी फैमिली लाइफ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। यहाँ की पॉलिटिक्स वो वेस्टर्न पॉलिटिक्स की तरह नहीं हो सकती कि आप फैमिली, मतलब आप व्लॉग भी दिखाएं, फैमिली व्लॉग भी दिखाएं और आप पॉलिटिक्स भी करें, है ना। पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे तो अब देखिए, वो तो क्या इस्तीफा आज आप लोगों ने ले लिया, माने नहीं आप लोग, हैं, अब से पेपर लीक बंद हो जाएंगे, है ना। दिस इज द, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो विचार करनी चाहिए। पेपर लीक बंद हो जाएंगे आज से। ठीक है सर, फिर भी डर तो बनेगा ना कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। डर तो तब बनेगा जिस पेरेंट ने 20-20 लाख रुपए दिए उसको जब जेल में भर दिया जाए, उम्र कैद की सजा दे दी जाए। जिस पेरेंट ने 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा, 15 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, उस पेरेंट के ऊपर क्या हो रहा है? सर जैसा इंडिया का हाल है, ये तो बहुत कम ही चांस है। जिसके पास पैसा है वो तो निकल ही जाता है, ये तो इम्पॉसिबल है। चंदा चोरी में भी जो मुख थे वो भी निकल गए, क्लीन चिट मिल गया, क्या बोल सकते हैं ना। ये इंडिया है। What can you expect from a democracy? It's the best that you can expect. इससे अच्छी डेमोक्रेसी आपको नहीं दिख सकती कि 4 लोगों ने हल्ला काटा और एक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। दिस इज द एपिटोम ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। इससे अच्छी डेमोक्रेसी और आपको क्या चाहिए? जिस देश के अंदर शराब पीकर वोट बंटता हो, आप व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेसी? भाई आपको पता है ना हाउ द चुनाव हैपेंस इन इंडिया। दर्शना जी, आप तो बिहार से हैं, ड्राई स्टेट है आपका बिहार, पूरे स्टेट में दारू बिकती है। जी सर। ठीक है, सब यूपी से जाती है जी, ठीक है। ले जाने वाले पुलिस वाले होते हैं ज्यादातर। चुनाव से पहले खूब शराब पिलाई जाती है वोटर्स को, फ्री में बांटी जाती है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? आदमी नशे में वोट डाल रहा है, कैसा नेता चुनेगा वो? किसी भी पार्टी से खड़ा हो व्यक्ति, उससे क्या फर्क पड़ता है? डेमोक्रेसी इज अ सिन फॉर दिस कंट्री। यहाँ तो डिबेट ही अलग है कि कांग्रेस और बीजेपी।
यहाँ तो मूल पे कोई बात ही नहीं करता। डेमोक्रेसी इज द कर्स फॉर दिस कंट्री। डेमोक्रेसी एक क्लोज कंसेप्ट है 10 पढ़े लिखे लोगों का। एक कमरे के अंदर 10 बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हों, वहां पे डेमोक्रेसी पालन हो सकता है सही से। ऐसे व्यक्ति जो समझते हो हर विषय को, ठीक है, वो 10 व्यक्ति जब अपना मत डालेंगे चिंतन करने के बाद में, मतलब प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद में, दैट विल वर्क आउट। यहाँ तो नशे में आदमी वोट डालता है ना? यहाँ तो नशे में आदमी वोट डालता है। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? बस आप प्रार्थना करिए कि इस देश में राजतंत्र वापस कब आएगा, इसके लिए प्रार्थना करिए, है ना? डेमोक्रेसी 200 साल पुराना बच्चा है अभी। इट्स ओनली अ 200 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अगर आप बहुत शासन तंत्र को समझने चलेंगे तो हजारों हजार साल का इतिहास है ना लिखित में। अगर हम दर्ज इतिहास की भी बात करें तो लिखित, द रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 5000 ईयर्स है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर उसको भी रेफरेंस पॉइंट मान लें, स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, तभी भी डेमोक्रेसी का 200 साल पुराना काल है। 200 साल पहले पूरी दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी नहीं थी, है ना। इट्स अ वेरी न्यू कंसेप्ट और इसके साइड इफेक्ट्स हम लोग झेल रहे हैं और झेलते भी रहेंगे, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अब देखिए, डेमोक्रेसी की बात चली है तो चलिए कहानी भी शुरू कर ली जाए अपनी। जी। कैसे बुद्ध जी का अस्तित्व हुआ, है ना। और तो ब्रह्मा जी के जो थे पुत्र थे अत्रि जी, है ना, और उनके संतान थे चंद्रदेव। अच्छा, ठीक है। तो अत्यंत सुंदर, अत्यंत बुद्धिमान चंद्रदेव, है ना, पराक्रमी, अत्यंत बलवान। और उन मुनि जी ने क्या किया कि उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनको बृहस्पति जी के पास भेजा, उनके आश्रम में। तो बृहस्पति जी का तो यज्ञ याजन जो उनका कार्य था, गुरुकुल का और अन्य जो भी काम थे, है ना, तो वो उसी में लगे रहते थे। तो उनकी जो पत्नी थी और चंद्रमा क्योंकि अत्यंत सुंदर थे तो वो उन पे मोहित हो गई और चंद्रदेव उनको अपने लोक में लेकर के चले गए, उनकी पत्नी को। तो जब ये वाली घटना घटी तो भाई अब देवगुरु बृहस्पति बड़े परेशान कि मेरा ही एक शिष्य था और मेरी पत्नी चुरा ले गया। तो उन्होंने इंद्र विंद्र जो उनके थे देवताओं को सबको इकट्ठा किया, है ना, और फिर बोला कि चलो भाई चंद्रमा से लड़ाई करनी पड़ेगी अब तो। अब चंद्रदेव अपने लोक में चले गए थे तो भाई इसका फायदा उठाया किसने? शुक्राचार्य जी ने, दैत्य गुरु। और दैत्यों ने साथ दिया चंद्रदेव का, असुरों ने साथ दिया चंद्रदेव का। तो एक चंद्रदेव की तरफ आर्मी इकट्ठा हो गई असुरों की और एक इकट्ठा हो गए बृहस्पति की तरफ। तो बृहस्पति की तरफ देवता भी थे और हमारे शंकर जी के शिष्य और गढ़ जितने भी थे वो भी थे, है ना। इसीलिए शनि जो है, मतलब शंकर जी के शिष्य है ना शनि देव, तो शनि देव और चंद्रमा जी की अच्छी नहीं बनती, ठीक है। लेकिन चंद्रमा की शत्रुता किसी से नहीं है, ये तो आपने पढ़ाई है, किसी के भी शत्रु नहीं है। तो भाई बड़ा युद्ध होता रहा, दोनों में देवासुर संग्राम छिड़ गया, असुरों में भी और मतलब देवताओं में भी, केवल चंद्रमा की वजह से। तो बहुत जब संग्राम हुआ, निर्णायक नहीं हो पा रहा था, तो फिर ब्रह्मा जी से विनती करी बृहस्पति जी ने कि मतलब आप ही इसका समाधान करिए और मतलब मुझे मेरी पत्नी की प्राप्ति करवाइए।
तो फिर ब्रह्मा जी ने उस युद्ध को रोका और चंद्रदेव से बोला कि आप जो है ये आपने उचित नहीं किया है। तो फिर चंद्रदेव ने लौटाल दिया तारा जी को। लेकिन जब वो लौट करके गई तारा जी, तो वो गर्भवती हो चुकी थी। तो बृहस्पति ने कहा कि मतलब तुम तो गर्भवती हो। तो पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट मतलब बच्चे को बोला कि अब ये बच्चा तो मेरा है नहीं, है ना, ये जो संतान है, पुत्र है, ये तो मेरा है नहीं। तो पहले तो उसको पहले पूछा उनसे बेसिकली कि ये पुत्र है किसका। तो मौन रही, जो तारा थी वो मौन रही, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो पूछा कि बृहस्पति का है या चंद्रमा का है, तो वो मौन रही। तो जब वो मौन रही तो जो बुध था, बुध पुत्र, उसको बड़ा खराब लगा, है ना। ये मौन जो था माँ का, ये उसको अच्छा नहीं लगा। तो वो बोला कि मतलब आप बताती क्यों नहीं है। तो यहां से समझ में आया ना स्पीच कि इतनी वाक्पटुता है कि तुरंत ही वहां से उसने बोलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी ने तारा से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि चंद्रमा का, है ना, यही शब्द उन्होंने बोले, चंद्रमा का। ठीक है। तो फिर बृहस्पति ने कहा कि ये संतान तो मुझको नहीं चाहिए। तो भाई जब वो संतान हुई, लेकिन जब वो संतान हुई तो वो अत्यंत सुंदर, अत्यंत कांतिवान, एकदम स्वर्ण कांतिमय युक्त, और उस संतान को देख करके बृहस्पति को मोह हो गया कि ये तो मतलब मेरी संतान है, ये मेरी संतान है, ये मेरी संतान है। दोनों लोग लड़ने लगे, है ना। इतने सुंदर थे बुध कि बृहस्पति को भी मोह हो गया। लेकिन वो बता ही चुकी थी कि ये संतान जो है चंद्रमा की है, तो चंद्रमा के ही वो पुत्र कहलाते हैं। तो ये है स्टोरी मतलब बुध की कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, और यहीं से फिर आगे पूरा चंद्रवंश चलता है, जिसमें अनेक वीर क्षत्रिय राजा हुए, वीर शिरोमणि हुए, है ना, जिन्होंने भारत पर शासन किया। एक से एक राजा हुए, जिसमें आगे चल के भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ चंद्रवंशी क्षत्रियों में, है ना। यहां से पूरी परंपरा चलती है। इसके बाद में बुध का जो विवाह होता है वो इला के साथ में होता है। उनके पुत्र होते हैं पुरुरवा क्षत्रिय। तो पहले चंद्रवंशीय क्षत्रिय राजा हैं पुरुरवा। तो ये सब कहानी जो है ये सतयुग की है ना। और पुरुरवा राजा से ही त्रेता युग की शुरुआत है। उन्होंने ही क्या किया, बहुत डिटेल है आगे तो, वैसे अग्नि को 3 पार्ट में विभाजित किया। इससे पहले जो वेद थे वो एक ही थे, सब प्रणव में ही समाहित थे। पुरुरवा राजा ने वेदत्रयी, वेदों का मतलब वेदों की 3 शाखा और अग्नि की 3 शाखा, है ना। तो उन्होंने ही, इसीलिए इसका नाम है त्रेता। 3 त्रेत, है ना, त्रेता 3 की बात है। तो वेदत्रयी यहीं से निकलती है। त्रिवर्ण का मतलब जो है वो भी यहीं से ही प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम बुद्ध को समझें तो हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर इतना बुद्धि कैसे है, बुद्धि कौशल है, वाक्पटुता है ना। क्योंकि चंद्रमा से जब लड़ाई हुई तो चंद्रमा को जीतना आसान नहीं था। बहुत अत्यंत बलिष्ठ थे चंद्रमा भी, अत्यंत बलवान। उन्होंने इतना यज्ञ किए, इतने राजसू यज्ञ किए थे, वो अत्यंत प्रतापी हो गए थे, है ना। अहंकार में ही जाकर के उन्होंने गुरु पत्नी का भी हरण कर लिया, क्योंकि वो सोचते थे कि मेरे इतना बल है मेरे पास में, क्या कर लेंगे, है ना। तो सौम्य ग्रह हैं, ब्रह्मा जी के समझाने पर समझ भी गए,
तो सौम्य ग्रह है, इसीलिए चंद्रमा वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। चंद्रमा वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो बुध के भी पिताजी है ना। चंद्रमा बुध वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है ना। तो ये कहानी जो है, ये कथा जो है, ये चंद्रमा और बुध से संबंधित है। एक और चीज समझे तो इसका दार्शनिक पक्ष अगर समझे हम, तो पत्नी क्या होती है? पति का विस्तार होती है। जो पत्नी होती है वो पति का विस्तारित स्वरूप होती है। जो काम पति नहीं कर सकता वो काम पत्नी करती है। तो एक तरीके से क्षेत्र है उसका, पति का क्षेत्र है पत्नी, है ना। और पति मतलब बृहस्पति के क्षेत्र में जो भी जन्म लेगा, बृहस्पति के क्षेत्र में जो भी जन्म लेगा, बृहस्पति मतलब ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म, तो ज्ञान के क्षेत्र में जो भी जन्म लेगा वो अत्यंत बुद्धिमान होगा, है ना। या ज्ञान के आसपास उसके क्षेत्र में जो भी रहेगा अत्यंत बुद्धिमान होगा, अत्यंत वाक्पटु हो जाएगा, उसकी वाक शक्ति अत्यंत सुंदर हो जाएगी, है ना। इसका नेचुरल सिग्निफिकेंस भी हम यहां से ले सकते हैं। तो यहां से बुध थोड़ी सी शत्रुता भी मानते हैं चंद्रमा के प्रति, है ना, कि उन्होंने अहंकार में आकर के बलपूर्वक ऐसा कृत्य किया थोड़ा सा, जिससे बुध को लांछित होना पड़ा, है ना। तो इस वजह से शत्रुता मानते हैं। और गज केसरी योग जब बृहस्पति के साथ रहते हैं गुरु, मतलब चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ रहते हैं तो अत्यंत बढ़िया रहते हैं। लेकिन चंद्रमा और गुरु के बीच में तो युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी वो चंद्रमा जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं ना, तब तक वो बढ़िया रहते हैं, है ना। जब तक चंद्रमा के अहंकार नहीं आ गया तब तक तो गुरु के सानिध्य में थे ना जी। तो जब तक गुरु के सानिध्य में है चंद्रमा तब तक तो बहुत अच्छा है। इसीलिए कुंडली में कभी भी देखिए चंद्रमा को तो अवश्य देखिए कि गुरु की दृष्टि है कि नहीं है चंद्रमा के ऊपर। हमेशा देखिए, आदत बना लीजिएगा। क्या गुरु चंद्रमा एक साथ तो नहीं बैठे हैं, ये जरूर देखिएगा। क्या केंद्र स्थान में तो नहीं है, 1, 4, 7 और 10 स्थान में तो नहीं है, गज केसरी योग का निर्माण तो नहीं हो रहा कुंडली में। सर दोनों होने चाहिए ना, क्या दोनों होने चाहिए, जुपिटर और मून दोनों होने चाहिए केंद्र में। केंद्र में 1, 4, 7, 10 में जुपिटर और मून दोनों होने चाहिए, मतलब परस्पर केंद्र में होने चाहिए। मतलब सेकंड हाउस में मून है तो केंद्र में तो नहीं है, नहीं, और 8th हाउस में जुपिटर है। सेकंड हाउस में मून है, 8th हाउस में जुपिटर है। हाँ, लेकिन एक दूसरे से तो 7th हाउस पे है ना। हाँ, तो ये परस्पर केंद्र की बात हो गई। अच्छा, ठीक है, मतलब चंद्रमा से 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में जब गुरु अच्छा। रहेंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण रहेगा। अगर केंद्र में बनता है तो और अच्छा है, अगर सेंटर में बनता है तो और अच्छा है। अगर मून 5th हाउस में और जुपिटर 8th में हुए तो गज केसरी योग है। हाँ है। 4th हाउस 1 से 4th हो गए ना। नहीं, 5th में मून और 8th में जुपिटर। 8th में जुपिटर, तो काउंट करिए, जुपिटर से मून को काउंट करिए, मून से जुपिटर को काउंट करिए। 1, 2, 3, 4 4 केंद्र में आ गए ना जी। तो गज केसरी योग हो गया। चलिए, तो उसका जो बैड इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, है ना। तो चंद्रमा जब तक गुरु के सानिध्य में रहेंगे तब तक वो बहुत अच्छा रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज चंद्रमा यही वाली हरकत, मतलब वो है ना, बलवान हो जाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम है फिर। इसीलिए चंद्रमा के लिए सपोर्ट बहुत जरूरी है हमेशा।
इसके पीछे और भी सिग्निफिकेंस है। अगर आप इसको समझना चाहें, आप इस पे चिंतन करते रहिए इस कथा पे, तो आपको धीरे धीरे समझ में और आएगा जितना आप चिंतन करेंगे। ऐसे ठीक है? काउंटिंग वाइज तो मेरे पास 3 कुंडली है जिसमें गज केसरी योग बन रहा है। हाँ, तो 7 काउंट में भी आ जाएगा। हाँ, क्या बता रही थी? सर 7 काउंट भी होगा तो ये है, 10 काउंट भी होगा तो भी होगा। भले केंद्र में रहे या बाय काउंटिंग वाइज वो नंबर आए। और दृष्टि पड़ जाएगी अगर गुरु की चंद्रमा पे है, मतलब 5, 7 या 9, ये 3 दृष्टियां होती गुरु की। ठीक है? तब भी गुरु की दृष्टि भी अगर चंद्रमा पे पड़ेगी तब भी अच्छा है, और पढ़नी ही चाहिए, तभी मतलब ज्यादातर कुंडली में मिल जाता है। हाँ, है ना? मेरे पास 6 कुंडली, उसमें 4 में गज केसरी हो गए। तो ऐसे लोगों के क्या जीवन स्मूथ हो जाता है ना? सबसे अच्छा प्रभाव यही है गज केसरी का कि व्यक्ति का मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा होता है। जो वो व्यक्ति सोचता विचारता है, थोड़ी मेहनत करे तो प्राप्त कर सकता है ना? इजी बना देते हैं, लाइफ जो है स्मूथ हो जाती है इजीली। चैलेंजेस को थोड़ा मतलब सबसाइड कर देते हैं चैलेंजेस को, गुरु और चंद्रमा। ठीक है? अत्यंत सौम्य ग्रह हैं दोनों, और गुरु तो सबसे अत्यंत शुभ ग्रह हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, आज की क्लास में कुछ समझ में आया होगा, जी सर। कुछ सीखने को मिला होगा। जी, चलिए बढ़िया है, सीखते रहिए, हमको भी कुछ सिखाया करिए। मेरा दिमाग तो फिलहाल सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जा रहा है। फिलहाल बुक पलट पलट के देखना पड़ता है। नहीं ठीक है, अभी तो कोई इशू नहीं है। देखिए, बहुत लंबी विद्या है ना, बहुत गहरी है, बहुत समय उसमें चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आ जाएगी धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे प्रयास। गणेश जी का ध्यान करते रहिए, मेरा तो यही कहना है। आज से आपको जाना भी होगा ना? किसको जाना है भाई? जी, कीर्तन एकादशी में कीर्तन करते हैं हम लोग, भजन वगैरह। हाँ, तो राधा राधा करिए। अत्यंत राधा, राधा शब्द का अर्थ पता है आप लोगों को? क्या धारा जो उल्टा बोलते हैं वो? राधा, धारा राधा। उल्टा। अरे अर्थ बताइए अगर पता हो। अर्थ नहीं, अर्थ नहीं। राधा जो शब्द है बहुत रसपूर्ण शब्द है, बहुत रसपूर्ण शब्द है। रा का अर्थ है वैराग्य, मोक्ष। धा का मतलब प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली राधा। जितनी बार आप राधा बोलते हैं, राधा राधा, तो क्या है? मोक्ष देने वाली, है ना? ऐसे नहीं राधा राधा करते रहते कृष्ण जी, कृष्ण को भी मोक्ष देती हैं राधा जी, है ना? रास रासेश्वरी जी हैं। आज से विष्णु भगवान तो निद्रा में चले जाएंगे। अब शंकर जी बीड़ा उठाएंगे 4 महीने, है ना? इधर बाढ़ उधर बाढ़, है ना? यही सब चलेगा, यही सब तो होता ही है ना, बीमारी अजारी, यही सब आता है भाई 4 सावन भादो मास में। शंकर जी प्रलय करेंगे, इसीलिए शंकर जी पे जल चढ़ेगा उनको शांत रखने के लिए। सावन भर, सावन शुरू, जैसे गुरु पूर्णिमा लगी कि गुरु कौन है? शंकर, है ना? गुरु पूर्णिमा लगी
और शंकर जी पे जल गिरना शुरू हो जाएगा। तो शंकर जी पे जल इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा काम रहे, है ना, शांत रहे। चलिए फिर अब अगली मुलाकात कब होगी हमारी आपकी? ट्यूसडे। चलिए ओके, पढ़ते रहिए, चिंतन करते रहिए। दर्शना जी आप क्या करती हैं? सर मेरा तो प्राइवेट कंपनी में कैंस्टार नहीं क्या मतलब क्या वर्क है आपका? MIS वर्क है, अकाउंट्स का भी है, दोनों मिक्स ही है। मतलब रिलेटेड टू मर्करी, अकाउंटेंसी भी है। रिलेटेड टू मर्करी। कौशिक जी आपका HR प्रोफेशनल वाला है, जी। रिलेटेड टू मर्करी। अगेन ज्योतिष रिलेटेड टू मर्करी, है ना? गुड, वेरी गुड। चलिए सीताराम बोला जाए आज की। जी चलिए आज की सीताराम। सीताराम।